बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने अपनी स्टार्ट की हुई है 1200 प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें से हम अपने 200 जर्नल एमसीक्यूज़ कर चुके हैं, सिनारियो बेस्ड कर चुके हैं, 50 काइनेजोलॉजी के, 50 बायोमैकेनिक्स के हम कर चुके हैं क्वेश्चन, 50 बायोकेमिस्ट्री के और 50 उससे रिलेटेड डिजीज़ के अपलोड होने थे, जिसमें से 7 to 8 अपलोड हो चुके हैं। बाकी 40 भी इसके कंटिन्यू किए हुए हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोथेरेपी के भी 50-50 क्वेश्चंस करके 2 पार्ट्स में अपलोड हो चुके हैं। आज हम करेंगे अपने थेरेप्यूटिक्स के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन होंगे आज सिर्फ 10 क्वेश्चंस, और साथ साथ डेली आपको ये 10 सवाल मिलेंगे, और ये 100 थेरेप्यूटिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ अब स्टार्ट होगी। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे अपने 100, तो इंशाल्लाह ये आपके कवर हो जाएंगे जल्दी। स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी गोल ऑफ थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज का प्राइमरी गोल क्या होता है? ऑप्शन ए है आपके पास टू इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, बी टू इन्हांस फ्लेक्सिबिलिटी, सी टू रिस्टोर फंक्शनल मूवमेंट पैटर्न्स, डी टू इंक्रीज मसल हाइपरट्रॉफी। तो करेक्ट आंसर आपके पास सी, टू रिस्टोर फंक्शनल पैटर्न्स। द प्राइमरी गोल ऑफ थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज इज टू रिस्टोर फंक्शनल मूवमेंट पैटर्न्स टू हेल्प पेशेंट रिटर्न टू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। यही इसी की डेफिनेशन आती है आपकी थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस की भी, और उसका प्राइमरी गोल भी यही होता है कि आपने क्या करना है, जो फंक्शन है उसको रिस्टोर करना है, जो मूवमेंट्स है उसको रिस्टोर करना है, टू हेल्प पीपल रिस्टोर लॉस्ट function. Rehabilitative therapeutic exercise or acquire skills and functions considered normal or expected. Habilitative therapeutic exercise जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज मोस्ट बेनिफिशियल इन इंक्रीजिंग जॉइंट स्टेबिलिटी। जब आपने जॉइंट स्टेबिलिटी को इन्हांस करना हो, इंक्रीज करना हो, तो कौन सी एक्सरसाइज जो होती है वो ज़्यादा मुफीद रहती है? ए आइजोमेट्रिक, बी आइजोटोनिक, सी आइजोकाइनेटिक, डी प्लायोमेट्रिक। तो इस केस के अंदर करेक्ट आंसर आपके पास है आइजोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो जॉइंट स्टेबिलिटी को इन्हांस करती हैं, इंक्रीज करती हैं। आइजोमेट्रिक एक्सरसाइजेज वेयर द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट चेंजिंग लेंथ। आइजोमेट्रिक के अंदर आपकी लेंथ चेंज नहीं होती। आइजो मतलब सेम रहती है आपकी, मेट्रिक इज़ फॉर लेंथ, सेम लेंथ रहती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और आइजोटोनिक मतलब आपकी टोन सेम रहेगी। और जो आपका आइजोकाइनेटिक होता है, आइजोकाइनेटिक से मुराद है कि आपकी वेलोसिटी सेम रहती है। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं उसके अंदर आप जो होता है फोर्स और एजिलिटी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब थोड़ी पावरफुल एक्सरसाइजेज होती हैं। तो आइजोमेट्रिक इस केस के अंदर आपका करेक्ट आंसर है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आपकी लेंथ सेम रहती है और आप जॉइंट स्टेबिलिटी को इन्हांस कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवानी है, तो कौन सी इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किस कंडीशन में हम नहीं करवाएंगे? ए, जब आपकी मसल टाइटनेस होती है तब नहीं करवानी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बी ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं करवा सकते, सी जॉइंट इंस्टेबिलिटी में नहीं करवा सकते, डी पोस्ट फ्रैक्चर इमोबिलाइजेशन में नहीं आपने करवानी। तो इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी, कि जॉइंट इंस्टेबिलिटी में आप नहीं करवाते, बिकॉज दे कुड फर्दर डिस्टेबलाइज द जॉइंट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी। तो अब ये आपको एक कॉमन जो है वो नी इंस्टेबिलिटी दी है। ज़रूरी नहीं है नी की इंस्टेबिलिटी हो, आपकी हिप की भी हो सकती है, किसी और जॉइंट की भी हो सकती है, ऐसे जॉइंट की हो सकती है। जिस भी जॉइंट में आपकी इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे आपने क्या करना है, उसके अंदर आप स्ट्रेचिंग नहीं करवाते, क्योंकि अगर आप स्ट्रेचिंग करवाएंगे जॉइंट और ज़्यादा आपका क्या होगा, आपका अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से और मसाइल आएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, in which stage of tissue healing is therapeutic exercise most focused on promoting controlled movement? कौन सी ऐसी स्टेज ऑफ टिश्यू हीलिंग है, इन विच स्टेज ऑफ टिश्यू हीलिंग इस थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज, जो आपकी थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज होती है उसका फोकस ये होता है कि हमने प्रमोट करना है कंट्रोल्ड मूवमेंट को। अब इसके अंदर आपको वोंड हीलिंग के चारों स्टेजेस दिखाई भी हुई हैं, हीमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेटरी, प्रोलिफरेटिव और रिमॉडलिंग। तो आपके पास 4 ही ऑप्शन है, ए एक्यूट इन्फ्लेमेटरी फेज, बी प्रोलिफरेशन फेज, सी रीमॉडलिंग फेज, डी क्रॉनिक फेज। करेक्ट आंसर है आपके पास बी, प्रोलिफरेशन फेज के अंदर ड्यूरिंग द प्रोलिफरेशन फेज कंट्रोल्ड मूवमेंट थ्रू थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज हेल्प्स इन अलाइनिंग कोलेजन फाइबर्स, प्रमोटिंग हीलिंग एंड रिस्टोरिंग फंक्शन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपके पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, which principle of training is applied when progressively increasing the difficulty of an exercise? कौन सा हम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं जो 4 आपको नीचे दिए हुए हैं, जब आपने आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज करनी होती है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ योर एक्सरसाइज? ए स्पेसिफिसिटी, बी ओवरलोड, सी रिवर्सिबिलिटी, डी इंडिविजुअलिटी।
अब इसका आंसर आप करेक्ट तब दे सकते हैं जब आपको इन चारों की डेफिनेशन आती है। इस केस के अंदर करेक्ट आंसर है बी। ओवरलोड के फिनोमेना में आप क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से करके लोड बढ़ाते हैं, यानी अपना डिफिकल्टी जो होती है एक्सरसाइज की वो इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं प्रोग्रेसिवली। The overload principle states that to make physiological gains, the body must be challenged with a stimulus that is greater than what is accustomed to, यानी जिससे वो पहले accustomed था, used to था, उससे ज़्यादा अब लोड लगेगा ताकि आप क्या कर सकें, उसको फिजियोलॉजिकल गेंस की तरफ लेके जा सकें। The body must be challenged with a stimulus that is greater than what it is accustomed to, such as increasing weight, duration और intensity। अब आपके इसमें क्या कर सकते हैं, वेट भी इंक्रीज कर सकते हैं, ड्यूरेशन भी इंक्रीज कर सकते हैं, इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिसिटी की डेफिनेशन देखें, ये ट्रेनिंग है, अडेप्ट करती है स्पेसिफिक मसल को। जब आप किसी स्पेसिफिक मसल को टारगेट करते हैं, वो उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी, जिसके अंदर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि रनिंग इम्प्रूव्स रनिंग नॉट साइकिलिंग, यानी कि अगर आपने अपनी रनिंग को, दौड़ को आपने इम्प्रूव करना है तो साइकिलिंग से नहीं होगी कि आप साइकिल करते रहेंगे कि आपकी लेग की मसल्स टारगेट हो जाएंगी और आपकी रनिंग इम्प्रूव हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, उसके लिए आपको रनिंग ही करनी पड़ेगी ताकि आपकी रनिंग और इम्प्रूव हो सके। ओवरलोड देखेंगे, इम्प्रूवमेंट्स अकर व्हेन द बॉडी इज चैलेंज बियॉन्ड इट्स करंट कैपेसिटी। जो आपकी कैपेसिटी है उससे बाहर आप जब चैलेंज करते हैं तो ओवरलोड का फिनोमेना आता है, जैसे लिफ्टिंग हेवियर वेट्स बिल्ड स्ट्रेंथ। रिवर्सिबिलिटी की बात करेंगे, फिटनेस गेन्स जो होते हैं दे आर लॉस्ट व्हेन ट्रेनिंग स्टॉप। जब आप स्टॉप करते हैं ट्रेनिंग को, फिटनेस गेन लॉस हो जाते हैं। इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। इंड्योरेंस डिक्रीजेज आफ्टर वीक्स ऑफ इनएक्टिविटी। आपकी इंड्योरेंस कम हो जाती है जब आप काफ़ी वीक्स के लिए इनएक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, अपनी ट्रेनिंग नहीं करते। इंडिविजुअलिटी की बात करें, ईच पर्सन रिस्पॉन्ड डिफरेंट टू एक्सरसाइज बेस्ड ऑन यूनिक फैक्टर्स। यानी कि अगर आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप स्क्वाट्स करवा रहे हैं, एक 40 ईयर का बंदा डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगा कंपेयर टू योर 20 ईयर ओल्ड, मतलब जो आपका क्लाइंट होगा। जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब डाइट इन्फ्लुएंस करती है, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस करता है, तो इसको कहते हैं इंडिविजुअलिटी का प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। What is the most appropriate type of exercise for a patient with a recent ACL reconstruction? Recent ACL reconstruction हुई है, कौन सी इनमें से एक्सरसाइज होगी जो कि काफ़ी अप्रोप्रिएट रहेगी? A plyometrics, B closed chain exercises, C open chain exercises, D sprinting। तो करेक्ट आंसर आपके पास B के क्लोज चेन एक्सरसाइजेज होती हैं, वो इस केस में बेनिफिशियल रहती हैं क्योंकि आपके लिम्ब जो होते हैं यानी कि वो किसी एक जगह पे फिक्स्ड रहते हैं। क्लोज चेन एक्सरसाइजेज वेयर द फुट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, यानी कि आपका फुट हो, क्योंकि इसमें ACL की बात की, अगर हैंड की होती तब क्या होता है कि आपके हैंड और यानी आपके लिम्स जो होती हैं वो फिक्स्ड रहती हैं। Where the foot remains in contact with the surface are safer and more appropriate post ACL reconstruction as they place less stress on the knee compared to open chain exercises। प्लायोमेट्रिक्स की बात की जाए, एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेज होती है, पावर के लिए यूज़ की जाती हैं, एग्जांपल बॉक्स जंप स्क्वाट्स। क्लोज चेन की बात की जाए तो उसके अंदर लिम्ब जो होता है आपका मूव अगेंस्ट अ फिक्स सरफेस, यानी कि आपका डिस्टल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो फिक्स होता है, जैसे कि आप पुशअप्स या स्क्वाट्स के दौरान करते हैं या फिर आप प्लैंक्स के दौरान भी क्या करते हैं, क्लोज चेन में रहते हैं। ओपन चेन के अंदर लिम्ब फ्रीली मूव करता है, मसल्स आइसोलेट होते हैं, जैसे लेग की एक्सटेंशन करें, बाइसेप कर्ल्स करें। स्प्रिंटिंग क्या है, हाई इंटेंसिटी रनिंग फोकसिंग ऑन स्पीड एंड पावर, जैसे कि हिल स्प्रिंट्स होते हैं, इंटरवल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। Which exercise is most effective in improving proprioception in the ankle? आपने proprioception improve करनी है ankle में, कौन सी exercise ज़्यादा effective रहती है? A seated calf raises, B single leg stance on an unstable surface, C treadmill walking, D ankle dorsiflexion with resistance band। तो करेक्ट आंसर है B आपके पास, सिंगल लेग स्टांस जो होता है अनस्टेबल सरफेस के में आपका इंप्रूव करती है आपकी एंकल की प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन इज इम्प्रूव थ्रू बैलेंस एंड स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज। Standing on one leg on an unstable surface challenges the body's ability to maintain balance, thereby improving proprioceptive feedback। सीटेड काफ रेजेस जो होते हैं वो आपके स्ट्रेंथन करते हैं सोलियस मसल को ताकि आप एंकल की स्टेबिलिटी को गेन कर सकें, इंड्योरेंस इन एक्टिविटीज़ को पैदा कर सकें, और रिक्वायर्ड होता है सस्टेन पोस्चर और मूवमेंट इस दौरान। सिंगल लेग स्टांस जो होती है आपकी, वो आपको मैंने बता दिया, अनस्टेबल सरफेस पे वो बैलेंस प्रोप्रियोसेप्शन एंकल स्टेबिलिटी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पेशली यूज़फुल होती है फॉर इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहैब। ट्रेडमिल वॉकिंग की बात करें, वो इंप्रूव करता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को, गेट मैकेनिक्स को, लोअर लिम्ब स्ट्रेंथ को, बेनिफिशियल फॉर जनरल फिटनेस और रिकवरी। एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन एंड रेजिस्टेंस बैंड्स की बात की जाए तो वो स्ट्रेंथन करता है इंटीरियर टिबियालिस मसल को फॉर बेटर एंकल कंट्रोल, प्रिवेंटिंग फुट ड्रॉप एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ शिन स्प्लिंट्स।
क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विच मसल ग्रुप शुड बी स्ट्रेंथन टू एलिविएट पेटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम। आपको इसमें पिक्चर में दिख भी रहा है कि नॉर्मल नी कैसा है और पेटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम होती है उसके अंदर पेन कहाँ अराइज करता है, तो ये भी आपने देखना है। तो कौन से मसल्स को हम टारगेट करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे तो ये पेन चला जाएगा आपका। ए हैमस्ट्रिंग्स को, बी क्वाड्रिसेप्स को, सी गैस्ट्रोकनीमियस को, डी एडक्टर्स को। करेक्ट आंसर है आपके पास बी, क्वाड्रिसेप्स को आप स्ट्रेंथन करते हैं, पर्टिकुलरली द वास्टस मीडियालिस ऑब्लिक वीएमओ हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द पटेला एंड रिड्यूसिंग पटेलोफेमरल पेन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कंपोनेंट ऑफ इनिशियल फेज ऑफ रिहैबिलिटेशन फॉर अ रोटेटर कफ इंजरी। इनमें से कौन सा की कंपोनेंट है जब इनिशियल फेज ऑफ रिहैबिलिटेशन का आता है रोटेटर कफ इंजरी के अंदर। ए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बी स्ट्रेचिंग, सी रेस्ट एंड प्रोटेक्शन, डी प्लायोमेट्रिक्स। करेक्ट आंसर है आपके पास सी, रेस्ट और प्रोटेक्शन चाहिए होता है इनिशियल फेज के अंदर, because it focuses on reducing inflammation and protecting the injured tissues to prevent further damage. Rest is crucial during this period. अभी आपको कुछ फेजेस दिखाए हुए हैं। एक्यूट फेज यानी वही आपका इनिशियल फेज होता है जो 1 to 2 वीक आपका लास्ट करेगा, उसके अंदर आपने पेन इन्फ्लेमेशन को जब आपने सबसाइड करना है तो आप रेस्ट देंगे। रोम रिस्टोरेशन फेज़ में आप देखें 2 से 4 वीक के लिए होगा, जिसमें शोल्डर मोबिलिटी लेके आनी है। स्ट्रेंथनिंग फेज़ के अंदर 4 to 8 वीक्स तक होता है। आप स्ट्रेंथन करेंगे रोटेटर कफ को। फंक्शनल में आप क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। अच्छा, ये जो ड्यूरेशन लिखी है ये वेरी कर सकती है, एज के ऊपर डिपेंड करता है, एक बंदे की इंड्योरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके जो लेवल ऑफ इंजरी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, Which type of contraction is associated with the highest risk of muscle injury? इनमें से कौन सी ऐसी कॉन्ट्रैक्शन है जिसके अंदर रिस्क इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ए कॉन्सेंट्रिक, बी इसेंट्रिक, सी आइजोमेट्रिक, डी आइजोकाइनेटिक। करेक्ट आंसर है ई सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर, क्योंकि वो क्या होता है उसमें एंगल इंक्रीज कर रहा होता है। आइजोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपकी लेंथ सेम रहती है तो उसमें चांसेस कम है। कॉन्सेंट्रिक के अंदर एंगल डिक्रीज करता है, उसके अंदर भी चांसेस कम हो जाते हैं। ई सेंट्रिक के अंदर आपका एंगल इंक्रीज कर रहा होता है आपके मसल्स के बीच में, तो आपके रिस्क ऑफ जो आपकी इंजरी के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है बी, eccentric contractions where the muscle lengthens under tension are more likely to cause muscle injury due to the higher forces generated during the deceleration phase. Question number 11 देखेंगे, which of the following is most important consideration in initial assessment of patient for therapeutic exercise? इनमें से कौन सा ज़्यादा important consideration होता है जब आपने initial assessment करनी होती है patient for therapeutic exercise? A muscle strength, B cardiovascular endurance, C range of motion, D functional limitations. अच्छा, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके अगले जो 10 MCQs हैं वो फिर से अलग से अपलोड किए जाएंगे, तो अभी के लिए आप 10 कर लें और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ये पार्ट आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं।